सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, आज मैं फिर वही किताब लेकर के आया हूँ, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा रचित है। ये एक अमेरिकी राइटर थे और इस किताब को 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण भी माना जाता है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को अध्याय 8 मास्टरमाइंड सिद्धांत का एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण के बारे में पढ़ करके बताऊंगा। वक्ता ने बोलना शुरू किया, जब मैंने आपको यह सिद्धांत बताने का निश्चय किया तो मैं जानता था कि आपको उस व्यक्ति के शब्द सबसे बहुमूल्य लगेंगे जिसने सफलता की इस फिलॉसफी में बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। मेरा इशारा एंड्रयू कार्नेगी की तरफ है। एक दिन मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ कुछ घंटे बिताने का सौभाग्य मिला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने उनसे वह सवाल पूछ ही लिया जो मेरे मन में था। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लोग अपने निश्चय प्रमुख लक्ष्य को पा सकते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, कृपया इस सिद्धांत के प्रयोग के ऐसे तरीके बताएं जिनसे इस देश का औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी सामान्य कोशिश करके अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सके। और कार्नेगी का जवाब यह था, अमेरिकी जनता के सामने उपलब्ध अवसर प्रबल शक्ति का स्रोत है, लेकिन अवसर मशरूमों की तरह अपने आप पैदा नहीं होते हैं। उन्हें शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है और कायम रखा जाता है। अमेरिकी संविधान के संस्थापकों ने अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से हमारी स्वतंत्रता और दौलत की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नींव रखी थी। इस नींव को जानने और इसका उपयोग करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इस स्वतंत्रता और दौलत को पाना चाहता है। मैं अब तुम्हें मास्टरमाइंड सिद्धांत के प्रयोग के कुछ तरीके बताऊंगा। मानवीय संबंधों में इनका इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि व्यक्ति बहुत से कदमों की श्रृंखला द्वारा ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुँच सकता है। जो भी विचार वह सोचता है, जो भी सौदा वह करता है, जो भी संबंध वह बनाता है, जो भी योजना वह बनाता है, जो भी गलती वह करता है, वह उसके चुने हुए लक्ष्य तक पहुँचने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सिर्फ एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुनना ही काफ़ी नहीं है, भले ही उसे स्पष्टता से लिखा गया हो और अपने दिमाग में बैठाया गया हो। सिर्फ इतने से ही उस लक्ष्य तक पहुंचना तय नहीं होता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों के साथ लाभकारी संबंध बनाना है। जब यह सच्चाई दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि अपने सहयोगियों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिनके साथ व्यक्ति अपनी नौकरी या काम के सिलसिले में करीबी संपर्क में रहता है। यहाँ पर मानवीय संबंधों के कुछ स्रोत बताए जा रहे हैं। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाले व्यक्ति को इनका विकास करना चाहिए, इन्हें सुव्यवस्थित करना चाहिए और चुने हुए लक्ष्य की दिशा में बढ़ते समय इनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। व्यवसाय, अपने चुने हुए व्यवसाय में कर्मचारी और उसके सहकर्मियों का संबंध जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध या निकट साझेदारी, जो मास्टरमाइंड संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है, के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। जिन लोगों के साथ व्यक्ति दिन बिताता है, उनका
उस पर प्रभाव पड़ता ही है। वह अपने करीबी समूह के सबसे मुखर लोगों के विचार, मानसिक नजरिए, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टिकोण तथा अन्य गुण सीख लेता है। यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की सबसे दुखद बात सिर्फ यह है कि जो सहकर्मी सबसे मुखर होता है वह अक्सर सबसे अच्छा चिंतक नहीं होता है। अक्सर वह कोई आलोचक या शिकायती व्यक्ति होता है जो साथी कर्मचारियों को अपना दुखड़ा सुनाकर खुश होता हो। इसके अलावा अक्सर यह देखा जाता है कि सबसे मुखर व्यक्ति का कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं होता है, इसीलिए वह अपना ज़्यादातर समय लक्ष्य वाले व्यक्ति को छोटा दिखाने की कोशिश में बर्बाद करता है। दृढ़ चरित्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। आमतौर पर वे इतने समझदार होते हैं कि अपना मुख बंद रखते हैं। वे दूसरों को हतोत्साहित करने की कोशिश में अपना जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु में समय बर्बाद करने की फुर्सत ही नहीं होती है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में किसी तरह का योगदान न देता हो। यह बात तय है कि सहकर्मियों के बीच ऐसा कोई न कोई व्यक्ति भी होगा जिसका प्रभाव और सहयोग लाभकारी हो सकता है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ मित्रता कर लेता है। यह मित्रता आपसी लाभ पर आधारित होती है। समझदार व्यक्ति इसके अलावा बाकी लोगों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने से चतुराई से बचता है। स्वाभाविक रूप से समझदार व्यक्ति उन्हीं को अपना करीबी सहयोगी बनाना चाहता है जिनमें चरित्र, ज्ञान और व्यक्तित्व के ऐसे गुण हों जिनसे उसे मदद मिल सकती हो, और जाहिर है वह ऊंचे पद पर बैठे लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह इन उच्च पदस्थ लोगों की न सिर्फ बराबरी कर सके बल्कि उनसे आगे निकल सके। इस दौरान वह अब्राहम लिंकन के शब्दों को याद रखेगा जिन्होंने कहा था, मैं अध्ययन करूंगा और खुद को तैयार करूंगा और किसी दिन मुझे भी मौका मिलेगा। रचनात्मक निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति कभी अपने वरिष्ठ लोगों से ईर्ष्या नहीं करेगा। इसके बजाय वह उनसे काम करने के तरीके सीखेगा और उनके ज्ञान का लाभ उठाएगा। आप इस भविष्यवाणी को सच मान सकते हैं कि जो लोग अपने से ऊपर वाले लोगों की गलतियां ढूंढने में अपना समय लगाते हैं वे कभी सफल लीडर नहीं बन पाएंगे। सबसे महान सैनिक वे होते हैं जो अपने से वरिष्ठ लोगों का आदेश मानते हैं और उसे पूरा करते हैं। जो सैनिक ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं करना चाहते वे कभी सफल लीडर भी नहीं बन सकते। यही नियम जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति सामंजस्य के भाव से अपने से ऊपर वाले व्यक्ति का अनुसरण नहीं करता है तो वह कभी उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएगा। मेरी कंपनियों में से 100 से भी ज़्यादा लोग निचली पायदान से ऊपर उठे हैं और उन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमाया है। उन्हें बुरे व्यवहार या अपने से ऊपर या नीचे के लोगों के दोष खोजने की आदत के कारण प्रमोशन ही नहीं मिला है। उन्होंने तो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के अनुभव का व्यवहारिक लाभ उठाकर अपना प्रमोशन करवाया है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेगा। वह हर व्यक्ति को उपयोगी ज्ञान या प्रभाव के संभावित स्रोत के रूप में देखेगा जिसका वह अपनी प्रगति के लिए लाभ उठा सकता है। अपने कार्य क्षेत्र को गौर से देखने पर समझदार व्यक्ति यह जान जाएगा कि यह रोज़मर्रा की मेहनत के बजाय दरअसल स्कूल की क्लास है जहां वह सबसे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है जो सिर्फ अवलोकन और अनुभव से ही मिलती है।
हमेशा सीखते रहें। कुछ लोग पूछेंगे, व्यक्ति इस तरह की शिक्षा का अधिकतम लाभ कैसे ले सकता है? इसका जवाब 9 मूलभूत उद्देश्यों के अध्ययन में मिलेगा जो इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर उद्देश्य पर्याप्त बड़ा हो तो हम अक्सर अपना अनुभव, ज्ञान और सहयोग दूसरों को दे देते हैं। सही मानसिक नज़रिए वाले लोग कार्यस्थल पर ज़्यादा सीखते हैं। वे लोग ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं जो विद्रोही, चिड़चिड़े, बदतमीज होते हैं या जो शिष्टाचार के छोटे छोटे नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। पुरानी कहावत है, आप नमक के बजाय शहद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकते हैं। यह कहावत उन लोगों को सचमुच याद रखना चाहिए जो अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों से सीखना चाहते हैं या उनसे मदद लेना चाहते हैं। अब हेडिंग है शिक्षा। किसी व्यक्ति की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। जिस व्यक्ति का निश्चित प्रमुख लक्ष्य बहुत बड़ा है उसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। उसे हर संभव स्रोत से सीखना चाहिए, खासकर उन स्रोतों से जिनसे उसे अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव हासिल हो सकता हो। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। वहाँ हर विषय पर बहुत सा ज्ञान मुफ्त मिलता है। वहाँ हर भाषा में हर विषय पर संपूर्ण मानवीय ज्ञान उपलब्ध है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला सफल व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ता है। इस प्रकार उसे अपने से पहले सफल हुए लोगों के अनुभव से महत्वपूर्ण ज्ञान भी मिल जाता है। पढ़ने की योजना भी उतनी ही सावधानी से बनाना चाहिए जितनी सावधानी से दैनिक आहार की योजना बनाई जाती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान भी मस्तिष्क का भोजन है जिसके बिना हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति फालतू के अखबार या सेक्स पत्रिकाएं पढ़ने में अपना सारा खाली समय बर्बाद करता है वह कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। यही उन लोगों के बारे में कहा जा सकता है जो नियमित रूप से ऐसी कोई सामग्री नहीं पढ़ते हैं जिससे उन्हें अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने में मदद मिल सके। बिना योजना के पढ़ना मज़ेदार तो हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति को अपने काम के संबंध में मदद नहीं मिलती है। बहरहाल, पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है। व्यावसायिक क्लबों द्वारा भी शैक्षणिक लाभ के गठबंधन बनाए जा सकते हैं, बशर्ते क्लबों और उनके सदस्यों को निश्चित मानसिक लक्ष्य के साथ चुना जाए। ऐसा करके कई लोगों ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सामाजिक संपर्क बनाए हैं जिनके माध्यम से उन्हें उनके प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है। दोस्त बनाने की आदत न हो तो कोई भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। संपर्क एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत संबंध बनाने में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी व्यक्तिगत संपर्क सूची बढ़ाने की आदत डालता है तो उसे बहुत लाभ होगा। परिचय क्षेत्र बढ़ने के कारण उसे इतने तरीकों से लाभ होगा कि उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अगर संपर्क अच्छी तरह बनाए गए हैं तो वक्त ज़रूरत के समय उसके परिचित और मित्र उसकी मदद करने के लिए तैयार व इच्छुक होंगे। चर्च संपर्क बनाने या परिचय बढ़ाने के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर लोग साहचर्य की भावना से एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संपर्क बनाने की ज़रूरत होती है। उनमें आपसी समझ होना चाहिए और विचारों का मित्रतापूर्ण आदान प्रदान भी होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इसके पीछे आर्थिक लाभ का लक्ष्य हो। जो व्यक्ति अपने ही खोल में सिमट कर रहता है वह निश्चित रूप से अंतर्मुखी बन जाता है। जल्दी ही वह स्वार्थी भी हो जाता है और जिंदगी के बारे में उसके विचार संकीर्ण बन जाते हैं। फिर हेडिंग है, नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। राजनीतिक गठबंधन। अमेरिकी नागरिक के रूप में राजनीति में रुचि लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके
योग्य व्यक्तियों को सत्ता में लाना हर अमेरिकावासी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मताधिकार का प्रयोग। अगर बेईमान नेता सत्ता में आते हैं तो इसके लिए जनता ही दोषी है, क्योंकि उसी के हाथ में वह शक्ति है जिसका प्रयोग करके वह बेईमान, अयोग्य और अक्षम लोगों को सत्ता से दूर रख सकती है। वोट डालने के अधिकार और कर्तव्य के अलावा व्यक्ति को उन लाभों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय रुचि लेने से मिल सकते हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों से संपर्क और गठबंधन बनाए जा सकते हैं जो आपको निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होंगे। कई नौकरियों और व्यवसायों में तरक्की करने के लिए राजनीतिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक लोगों को सक्रिय राजनीतिक संबंधों द्वारा अपने हितों की रक्षा करना ही चाहिए। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समझदार व्यक्ति जानता है कि जिंदगी में अपना प्रमुख लक्ष्य पाने के लिए यह जरूरी है कि उसके बहुत से मित्र और साथी हों। ऐसा व्यक्ति अपने मताधिकार का अधिकतम लाभ उठाता है। बहरहाल, मताधिकार का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूँ कि अगर अच्छे नागरिक अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो राजनीति का विघटन हो जाएगा और नेता बुरे रास्ते पर चलकर देश को नष्ट कर देंगे। इस देश के संस्थापकों ने अपनी जिंदगी और अपनी दौलत को दांव पर लगाया था। इसी की बदौलत लोगों को अपने चुने हुए लक्ष्य का पीछा करने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, और इन अधिकारों में सबसे प्रमुख है मताधिकार द्वारा सरकार नामक संस्था को कायम रखना, जिसे इन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हर मूल्यवान चीज़ की एक निश्चित कीमत होती है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस अधिकार की रक्षा कर सकते हैं बशर्ते आप बाकी ईमानदार व देशभक्त अमेरिकियों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बना लें और राजनीतिक पदों पर ईमानदार उम्मीदवारों को चुनें। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह अमेरिकी नागरिकों द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड गठबंधन होगा। आपके पूर्वजों ने अपने मताधिकार द्वारा आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। आपको भी अपनी संतानों और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा। हर ईमानदार अमेरिकी नागरिकों का अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों पर इतना प्रभाव तो होता ही है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कम से कम 5 अन्य लोगों को तैयार कर ले। अगर वह नागरिक इस प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह ईमानदार तो हो सकता है, लेकिन उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देशभक्ति की एक कीमत होती है, एक कर्तव्य होता है।